नेपाल ने तो बहुत सरकारें देखी हैं। बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, तरह तरह के लोग थे, तरह तरह के प्रधानमंत्री थे। वाकई कुछ अलग महसूस हुआ क्या इन 2 महीनों में? एक मीडिया ने सवाल पूछा था, आप मधेसी हो? उन्होंने सवाल किया था, मैं मधेसी नहीं हूँ, मैं सूर्यवंशी हूँ। जो बात ओली ने किया, जो बात बालेन्द्र कह रहा है, बालेन्द्र के पोजीशन है वो गिरिजा प्रसाद कोइराला और 1999 से आगे बढ़कर रहे इश्यू है। तो जेनजी क्रांति हम लोग कहते हैं, आप भी जेनजी क्रांति कहते हो क्या नेपाल में? अलग अलग लोग के अलग अलग। मुझे याद है वो दौर जब रेडियो पर और हर जगह विज्ञापन आते थे केजरीवाल की आवाज में कि कोई अगर रिश्वत मांगे, घूस मांगे तो दे देना, मगर रिकॉर्ड कर लेना और हमें पहुंचा देना। तो अचानक से दिल्ली में एक माहौल बना कि करप्शन तो एकदम डिप हो गया है। मैं एक जर्नलिस्ट से पूछ रहा हूँ, उसका एक्सपीरियंस क्या है? नेपाल में कम हुआ है, नहीं हुआ है? मैं ये कह नहीं सकता हूँ कि कम हुआ और ज्यादा हुआ, लेकिन करप्शन बहुत ज्यादा है कि आपके मंत्री भी कर रहे थे, और करप्शन केवल पैसों का तो होता नहीं है। जो नेता के प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन हुआ था उस बार सारो पब्लिक ने प्रश्न किया था कि ओ भाई इतना बार प्रॉपर्टी किधर से आया। तो बालेन्द्र शाह पर इस तरह के भी कुछ प्रेशर है जिसमें दिखाने पर बहुत जोर है। बालेन्द्र शाह के पास कुछ भी प्रेशर नहीं है। मैं भी बॉर्डर से नज़दीक से हूँ क्योंकि मेरा घर जो है ईस्टर्न नेपाल में, वो इंडियन बॉर्डर से 30 किलोमीटर भी ज़्यादा कम है। फिर वो सोशल मीडिया के थोड़े से लोगों को खुश करने के लिए ऐसा क्यों करेंगे? ये सवाल पूछने के लिए बालेन्द्र जी ने कुछ भी जर्नलिस्ट टाइम नहीं दिया। सो पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स के पिछले एपिसोड्स में हमने नेपाल को लेकर खूब बातें की, कम से कम 2 एपिसोड किए, और दोनों में उभरकर जो आया उसके बाद आपके कमेंट्स आए, बहुत सारे कमेंट्स, जिसमें कहा गया कि आपने बातें कर ली हैं कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर नेपाल क्या कह रहा है, उसने कैसे विरोध किया है। आपने ये भी बात कर ली कि विक्रम मिश्री साहब का जो एक दौरा होना था, एक भेंट होनी थी, वो होते होते रह गई। आपने ये भी बात कर ली कि नेपाल के नए नवेले प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि मैं मिलूंगा तो अपने लेवल के लोगों से मिलूंगा, उससे नीचे नहीं मिलूंगा, मतलब प्रधानमंत्री लेवल की बात करूंगा, उससे नीचे कोई आए नहीं मुलाकात होगी। और आपने ये भी बात कर ली है कि भारत को जो प्रिविलेजेस नेपाल में मिलते थे, इस सरकार में वो नहीं मिल रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें हुई थी हमारे 2 मेहमानों से जो भारतीय यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर हैं। तो आप ही लोगों का आदेश था कि किसी ऐसे व्यक्ति से बात की जाए जो काठमांडू में हों और नेपाल को कवर कर रहे हों, वहाँ की जो राजनीतिक गतिविधियाँ हैं, सरगर्मियाँ हैं, उन्हें रोज़ाना ऑब्जर्व करते हों। तो हमने ऐसे ही एक गेस्ट का चयन किया है। नेपाली जर्नलिस्ट हैं, ऑथर हैं, विराट अनुपम, और नेपाल की डिप्लोमेसी पर नेपाल के न्यूज़ आउटलेट्स में लिखते हैं, द डिप्लोमेट मैगजीन के लिए भी लिखते हैं। आज के एपिसोड में उन्हीं से बात करेंगे, उन्हीं से समझेंगे कि नेपाल में क्या चल रहा है, बालन शाह के मन में क्या चल रहा है, उनकी सरकार के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, और जो खबरें आप तक, हम तक पहुंच रही हैं, काठमांडू से यहाँ आ रही हैं, उनमें किस हद तक सच्चाई है। तो सारी बात करेंगे विराट से। उनका स्वागत करते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स में बहुत बहुत स्वागत है विराट आपका। बहुत बहुत धन्यवाद काठमांडू से भाई जी। जैसा मैं पॉडकास्ट शुरू होने से पहले आपको बता रहा था कि हमने पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स में 2 पॉडकास्ट किए हैं अभी नेपाल पर, जब से चुनाव हुए हैं। और मुझे नहीं पता था कि इतने ज़्यादा लोग हमें नेपाल में देखते सुनते हैं। जब उनकी तारीफ़ें आईं और जब आलोचना आई, गालियां भी आईं, तो पता चला कि नेपाल में हमें ठीक ठाक देखा जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इसमें मैंने ये महसूस किया कि ज़्यादातर जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इंडिया का आया, क्योंकि हमने 2 जो मेहमान बुलाए थे वो इंडियन प्रोफेसर हैं, तो जाहिर है कि वो इंटरनेशनल अफेयर्स के प्रोफेसर हैं, उसी निगाह से देख रहे थे जो कुछ घट रहा है। लेकिन जब लोगों ने कहा कि भाई ज़रा उन लोगों से बात कीजिए जो काठमांडू में रह रहे हैं, सच्चाई थोड़ी अलग भी है, और सच्चाई चाहे जैसी भी हो, पॉइंट ऑफ व्यू तो अलग हो ही सकते हैं, तो हमने फिर आपको कष्ट दिया
कि सबसे बढ़िया मेहमान इसके लिए आप ही रहेंगे, क्योंकि एक तो आप इंटरनेशनल अफेयर्स कवर करते हैं और दूसरा काठमांडू में हैं, तो वहाँ की पॉलिटिक्स जो डे बाय डे हो रही है उसे देख ही रहे हैं आप। तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए सर। थैंक यू सो मच आज तक एंड द टीम। अच्छा, जो सवाल सब हिंदुस्तानियों के मन में है, पहला सवाल वही करूंगा और फिर धीरे धीरे कुछ और प्रश्न करूंगा। मेरी जिज्ञासाएं बहुत हैं, देखते हैं कहाँ तक पॉडकास्ट जाता है। तो पहला तो यही है कि अब तो बालिन शाह को सत्ता में आए हुए, सरकार में आए हुए ठीक ठाक वक्त हो गया है और सब वेट कर रहे हैं कि वो कहाँ जाने वाले हैं। पहले चाइना जाएंगे या इंडिया जाएंगे या कहीं और निकल जाएंगे, या किसका स्वागत करेंगे अपने देश में, है ना, जो विदेशी प्रतिनिधि आने वाले हैं। वो क्यों नहीं मिल रहे हैं किसी से? कोई पॉलिसी है, या आप लोग भी हमारी तरह हैरान है वहां बैठकर कि अब तक तो मिल लेना चाहिए था? नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता। हमारा प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह जो है वो उसके दो सेक्शन है उसके जीवन में। वो राजनीति में आने के पहले बार जो वो राजनीति के मेन स्ट्रीम में नहीं था, उस बार वो बहुत वोकल था। आपने उसके सोशल मीडिया पर चेक कर सकता है। He has written a lot of articles, a lot of posts on social media. उन्होंने यूट्यूबर को भी इंटरव्यू दिया था उस बार। वो बात था मेयर बनने के आगे के जो बात था। बिफोर बीइंग मेयर ही वाज वेरी वोकल। He used to give interview even to the the YouTuber podcaster whoever was very close to him. जैसे वो मेयर बनने के बाद उन्होंने डिफरेंट स्टाइल अख्तियार किया। ही डिडंट लाइक टू टॉक टू द प्रेस, ही डिडंट लाइक टू टॉक टू आउटसाइडर। सो वैसे है उसके कैरेक्टर। लेकिन वही मैं पूछ रहा हूँ, आप भी लोग हैरान हैं कि नहीं है? क्योंकि आपने भी कहाँ ये सोचा होगा कि वो मीडिया से बात करना एकदम से बंद कर देंगे। लेकिन वो मीडिया से बात तो करता है, लेकिन मास मीडिया नहीं, सोशल मीडिया पर बात करता है वो, बेसिकली फ्रॉम फेसबुक. He has a very great following in Nepal and very huge engagement, and his supporters say that he is the world's most engaged politician. ये नेपाल में ये बात होता है कि उसके जो सपोर्टर है वो ये कहता है कि बालन जी के जो लाइक है, कमेंट है, शेयर है, वो मोदी जी के भी बढ़ता ज्यादा है। नहीं तो ठीक है कि कोई यंग नेता जो है बात करता है, लेकिन सोशल मीडिया का रास्ता अख्तियार करता हो, उससे बात करता हो। लेकिन एज अ मीडिया पर्सन ये आप लोगों के लिए कितना मुश्किल है कि जब कोई नेता और देश का प्रधानमंत्री मीडिया से बात ही ना करे, वो दूसरे विकल्प ढूंढ रहा है बात करने के, तो फिर एक तरह की इररिलेवेंस नहीं पैदा हो जाती मीडिया के लिए? कई बार आप लोगों को भी लगता होगा कि जो बातें हमें आमने सामने करनी चाहिए वो उनके सोशल मीडिया तय करना पड़ रहा है, पता नहीं क्या कह रहे हैं वो। ये दिक्कत की बात है नेपाली मीडिया पर्सन के लिए। बेसिकली जो पॉलिटिकल रिपोर्टिंग वाला लोग है उसके लिए बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि उसके पास वो मीडिया लोग के पास बहुत ज़्यादा सवाल है, लेकिन सवाल को आंसर करने के लिए बालेंद्र जी नहीं है। वो लोगों के सोशल मीडिया के वेट करना पड़ेगा वो क्या लिख रहा है। लेकिन जो बालेंद्र शाह के कम्युनिकेशन स्टाइल है वो 2 लेन का नहीं है, वो सिंगल लेन का है। He likes to write whatever he likes and he likes to say whatever he likes, but he doesn't like to get questions from the journalist. And it was after he became the mayor. Before that, he was not like that. He used to talk to the everybody. ये सवाल मुझे पूछना चाहिए क्योंकि जब से बालन शाह सत्ता में आया किसी नेपाली जर्नलिस्ट से बात हुई नहीं। आप जो हैं, आपको बिल्कुल भी, और आपकी फ्रेटर्निटी को वहाँ नेपाल में मीडिया को वाकई कोई थोड़ा बहुत भी आइडिया था कि इतने बड़े बहुमत के साथ बालन शाह सत्ता में आने वाले हैं, या फिर ये था कि सीटें आएंगी पर उतना बहुमत तो नहीं आने वाला है? ये सब लोग को पता था कि बालेंद्र जी के बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग था, क्योंकि मेरे पर्सनल फैमिली में भी बहुत ज़्यादा बालेंद्र शाह के सपोर्टर है। इस बार हमने कुछ मतदान नहीं किया, लेकिन जो हमारा दोस्ती था, जो हमारा फैमिली मेम्बर्स था, all of them voted for the Balendra Shah. That means he was very popular, and it was almost clear that he would get majority. But people के कुछ पता नहीं कि he would get something close to 2/3 majority, super majority. हाँ, मतलब ये आइडिया तो नहीं रहा होगा किसी को। वहाँ किसी एग्जिट पोल वगैरह ने बताया था कुछ?
एग्जिट पोल ने बताया था वो कुछ मीडिया थे नेपाल के जो प्री एग्जिट और एग्जिट पोल के वो सर्वे किया था। बेसिकली हमारा नेपाल के एक बड़े मीडिया है सेतो पार्टी, उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने सर्वे किया था। वो सर्वे के रिपोर्ट ये था कि हर जगह में बालेन्द्र शाह के पक्ष में बहुमत था। इस बार नेपाली मतदाता जो वोटर्स है उन्होंने पार्लियामेंटेरियंस के नहीं बालेन्द्र शाह के लिए वोट किया था। there were some incident like people voted for someone else, and if he came for the celebration people were searching for बालेन्द्र शाह. That means हमारा जितना भी वोटर था उन्होंने पार्लियामेंटेरियन के लिए नहीं है, उन्होंने बालेन्द्र शाह के लिए वोट किया था. It was like people were voting for presidential system. इस बार जब सरकार बनी और पहले जब सरकारें बनती थी, और नेपाल ने तो बहुत सरकारें देखी हैं, बहुत लोग आए बहुत लोग गए, तरह तरह के लोग थे, तरह तरह के प्रधानमंत्री थे, वाकई कुछ अलग महसूस हुआ क्या इन 2 महीनों में? बहुत ज़्यादा महसूस हुआ था, लेकिन हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल चेंज हो रहा है इतिहास के लिए आज तक बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल चेंज. देयर वाज अ पार्टीलेस पंचायत सिस्टम, देयर वाज मल्टी पार्टी सिस्टम, मोनार्की सिस्टम, बहुत ज़्यादा सिस्टम थे नेपाल में. लेकिन पहले बार न्यू प्राइम मिनिस्टर के आगमन के 24 आवर्स में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर होम मिनिस्टर वर अरेस्टेड. बिल्कुल. And this was not the case even when Nepal was turned republic. जो समय नेपाल रिपब्लिक हुआ था उस बार नेपाल के फॉर्मर किंग के अरेस्ट नहीं हुआ था. सो जो पॉलिटिकल चेंज जो है वो बिल्कुल फर्क है. जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो भी बहुत फर्क है. द मेजर डिफरेंस इज जो नेपाल के न्यू पार्लियामेंटेरियन है, almost all them are new in Nepal, and it was very new to Nepal because basically when Nepal was partyless system, when Nepal was multi-party system, there used to be same लोग आते थे पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा नंबर में. उन्होंने पार्टी चेंज करता था, उन्होंने साइड चेंज करता था, लेकिन सेम लोग बहुत ज़्यादा रहते थे उस बार. लेकिन दिस टाइम सो मैनी पार्लियामेंटेरियंस आर न्यू, and this is something new in Nepal's political setup. लेकिन विराट भाई, मैं ये भी सोच रहा हूँ कि जब केपी ओली को जेल भेज दिया है ना, देवबा का मामला भी ऐसा ही है, उनकी पत्नी का भी मामला है, तो देवबा और उनकी पत्नी बाहर में है, वो जेल में भेज नहीं दिया था. बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ ओली को जेल भेज दिया और उन दोनों पर मुकदमा कर दिया, वो दोनों बाहर हैं और अब इंटरपोल का नोटिस जारी ही है उनके खिलाफ, प्रोसेस चल ही रहा है सब. तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि इससे जो पूर्व प्रधानमंत्रियों के समर्थक रहे होंगे, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के बहुत सारे सपोर्टर रहे होंगे, सपोर्टर नहीं होते तो कोई प्रधानमंत्री बनते भी नहीं, जैसे भी बने हों वो, लोकतंत्र में तो होता है ऐसा. तो क्या इससे नेपाल के अंदर ध्रुवीकरण बहुत ज्यादा, खेमेबंदी बहुत ज्यादा नहीं हो गई है? मतलब अभी तो कोई बाहर निकल कर आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ तो होंगे ना लोग जो कह रहे होंगे कि जेल तो नहीं डालना चाहिए आपको, या आप सब पे मुकदमा कर रहे हो, आप ये रिवेंज ले रहे हो. कुछ लोगों बाहर आया था, वो केपी ओली जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर था, और रमेश लेखक जो पूर्व गृह मंत्री था नेपाल के जी. सो उनके कुछ समर्थकों सड़क में प्रोटेस्ट किया था, लेकिन वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट नहीं था, क्योंकि बालेन्द्र शाह के फैन बेस ऐसा है कि एल्गोरिदम उसके पास है, स्टेट मशीनरी उसके पास है, देश के बहुत ज़्यादा वो बड़ा कंटेंट क्रिएटर जो है वो भी बालेन्द्र शाह के प्रो बालेन्द्र शाह है. लेकिन इस सोशल इकोसिस्टम के लिए प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन बहुत कमज़ोर हुआ था, वेरी वीक था. द प्रोटेस्ट वाज वेरी वीक दैट दे कुड नॉट मेक एनी चेंज टू द स्ट्रेट. अच्छा, मतलब पुराने नेताओं को चाहने वाले वाकई बहुत कम हो गए. मैंने वैसा भी लीडर है, कैडर है जो है वो जो ओल्ड पार्टी के समर्थक होता है, लेकिन उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि बालेन्द्र शाह के क्रेज है, उसके प्रो बालेन्द्र शाह के एल्गोरिदम है, कंटेंट क्रिएटर जो है वो सब बालेन्द्र शाह के पक्षधर है. उसके लिए उस लोगों के पास बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है. लेकिन सोशल मीडिया में वो लोग वोकल है, लेकिन स्ट्रेट में आने के लिए उसके पास ज़्यादा आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस नहीं है. अच्छा,
अभी जो जेनजी क्रांति हम लोग कहते हैं, अभी जेनजी क्रांति कहते हो क्या नेपाल में? लोग से ये अलग अलग लोग के अलग अलग ओपिनियन है। मैं मेरे मीडिया जो है, मैं काम करता हूँ शिलापत्र में, हम जेनजी विद्रोह कहता है, जेनजी रिवोल्ट। जेनजी विद्रोह, जी। सम पीपल कहता है रिवोल्यूशन, सम पीपल कहता है मूवमेंट। वो अच्छा, ठीक है। तो ये जो जेनजी मूवमेंट हुआ था, इसके हम्म, आसपास बहुत सारी चीजें हो रही थी जब, तो बहुत लोग कह रहे थे कि राजशाही भी लौट सकती है, वो भी मसल रिफ्लेक्स कर रहे हैं। सड़क के इस तरफ राजशाही समर्थक जुटे हैं, सड़क के उस तरफ लोकतंत्र वाले हैं। अभी कोई संभावना है या पूरी तरह खत्म हो चुकी है? कोई भी नहीं मान रहा कि मोनार्की सिस्टम वापस आना चाहिए, या मोनार्क मतलब आप रखें, कॉन्स्टिट्यूशन में रखें, लेकिन बस उसको ऐसे रखें जैसे ब्रिटेन में रखा है? उस तरह की कोई भी चर्चा है या खत्म है अब सब? नेपाल के हिस्ट्री के लेसन ये है कि नेपाल में कुछ भी हो सकता है। ये नेपाल के हिस्ट्री के लेसन है, लेकिन हम कह नहीं सकता है कि monarchy is coming soon. But the fact is that there are so many monarchical supporters. They have very strong, opposition. They are, अच्छा। in big number in social media. They are in big number in, street. monarchy के पास कुछ जनमत है, लेकिन हमें नहीं, I cannot say that they will be back to the power very soon, but they have very strong support. अच्छा, तो जो राजशाही के समर्थक लोग हैं, उनकी दलील क्या होती है? वो क्या लॉजिक रखते हैं? क्यों आना चाहिए राजा को वापस? जो रॉयलिस्ट बॉयज है, रॉयलिस्ट नेताओं है, जो रॉयलिस्ट कार्यकर्ता जो है, उनके लॉजिक है कि ये जो रिपब्लिकन सेटअप था पिछले 1.5 डिकेड में, वो फेल होगा। पीपल के पास डिलीवरी नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसके नैरेटिव ये है। लेकिन जो प्रो रिपब्लिकन लीडर है, उसके पास भी भाष्य है कि वो ये कहता है कि हमारे पास इतना बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। मोनार्की के टाइम में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, रिपब्लिकन टाइम में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ है। मोनार्की के टाइम में ईस्ट वेस्ट हाईवे सिंगल था, लेकिन ईस्ट वेस्ट हाईवे के तरह से 3 हाईवे है। उसके पास भी नैरेटिव है। देयर आर नैरेटिव्स एंड देयर आर काउंटर नैरेटिव्स, बट द फैक्ट इज दैट द मोनार्कियल पीपल्स हैव upper voice compared to the previous time, but they are not in position to come back very soon. बहुत लोगों ने जिस तरह का कंपैरिजन किया है, आप तक पहुंचा भी होगा, हमने भी एक आध बार बोला है कि बालिन शाह का जो उदय है वो वैसा है जैसा दिल्ली में केजरीवाल का हुआ था 2012, है ना? तो कंपैरिजन तो हालांकि पूरी तरह किया नहीं जा सकता है। वो देश संभाल रहे हैं, वो दिल्ली संभाल रहे थे, दिल्ली पूरी तरह राज्य भी नहीं है। लेकिन फिर भी उदय का जो स्टाइल है, जो आने का तरीका था, और जो मुद्दे उठाए थे, वो भी कुछ तो कोर मुद्दे तो एक जैसे हैं, जिनमें एक है करप्शन का मुद्दा, जिस पे मैं आना चाह रहा हूँ। मुझे ये समझाने में थोड़ी मदद कीजिए कि इन 2 महीनों में जब सबसे ज्यादा नजरें होती नई सरकार पर, नए प्रधानमंत्री पर, क्या किसी हद तक करप्शन को आपने कम होते देखा है? ये मैं एक जर्नलिस्ट से पूछ रहा हूँ, मैं आंकड़ा नहीं मांग रहा हूँ। आपने क्या फील किया है? आपने क्या केजरीवाल और बालिना जी की कंपेयर किया था, वो कंपैरिजन के लिए बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज नहीं है, लेकिन उसके पास ये सिमिलरिटी है कि बोथ ने करप्शन के मुद्दा उठा रहा था आपके पीपल के लिए। लेकिन बालिना शाह ने करप्शन के मुद्दा उन्होंने रैप से उठाया था और उसके सोशल मीडिया पोस्ट से उठाया था। लेकिन केजरीवाल जो था वो पीपल में था, झाड़ू वाला था, उसके पास अन्ना हजारे की बैकिंग था, समथिंग लाइक दैट। But Balendra Shah was not, produced from the people. He was produced from the social media. He was endorsed by the big celebrities. He was interviewed by the star TV journalists. So Balendra के उदय के लिए celebrity endorsement है। वो केजरीवाल के different story है मेरी नज़र में। नहीं, वो बात ठीक है आपकी, लेकिन आखिर में तो लोगों ने ही वोट देके उन्हें पहुंचाया है, तो अब तो वो जननेता भी हैं। मैं करप्शन के मुद्दे पर भी आना चाह रहा हूं। मुझे याद है वो दौर जब रेडियो पर और हर जगह विज्ञापन आते थे केजरीवाल की आवाज में कि कोई अगर रिश्वत मांगे, घूस मांगे, तो दे देना, मगर रिकॉर्ड कर लेना और हमें पहुंचा देना। तो अचानक से दिल्ली में एक माहौल बना कि करप्शन तो एकदम डिप हो गया है। मैं एक जर्नलिस्ट से पूछ रहा हूं, उसका एक्सपीरियंस क्या है? नेपाल में कम हुआ है, नहीं हुआ है? मैं ये कह नहीं सकता हूँ कि कम हुआ और ज़्यादा हुआ, लेकिन द फैक्ट इज दैट 2 मिनिस्टर have resigned from the cabinet
जो पहला मिनिस्टर था उसके कसूर यह था कि देयर वाज नेपोटिज्म एंड ही वाज फोर्स्ड टू रिजाइन। एंड जो गृह मंत्री था वो दबंग स्टाइल के गृह मंत्री जो था नेपाल के, वो आफ्टर 27 days ही वाज कंपेल्ड टू रिजाइन। So basically, the home minister had a lot of properties, a lot of shares, crores of rupees in his name. He's just below 40 and he has crores of rupees. So there was questions on corruptions. So, but the fact is that we have to tell the truth. The truth is that we don't know the minister are doing corruption or not. ये सच बात ये है कि जो कर्मचारी तंत्र है वो सॉफ्ट हो रहा है, वो पब्लिक के काम करने के लिए बहुत इंथुजियास्टिक हो रहा है। पिछले बार ये सीन नहीं हुआ था। अच्छा, मतलब ये बात लोग महसूस कर रहे हैं कि जो तंत्र है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जिसे दरअसल चलाना होता है सारा सिस्टम, वो अब काम करने की ज्यादा इच्छुक दिखाई दे रही है और ईमानदारी से काम कर रही है। जो ब्यूरोक्रेट है, जो पब्लिक के लिए वो पब्लिक के क्वेश्चन सुन रहा है। बिफोर the bureaucrat was very lazy, they would not listen to the people. Now they are very open to talk to the people, they are doing their work so fast. So this is the change, so we have to praise the change. अच्छा, लेकिन कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि जब 2 मंत्री आपके करप्शन में धरे गए, आपने भली बाहर कर दिया हो, वो तो ठीक है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए आपको, और आपको ही करना चाहिए क्योंकि आप तो इस मुद्दे पर ही आए थे। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि करप्शन नहीं है। इसका ये मतलब है कि करप्शन बहुत ज्यादा है कि आपके मंत्री भी कर रहे थे, और करप्शन केवल पैसों का तो होता नहीं है। जो नेता के प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन हुआ था उस बार सारो पब्लिक ने प्रश्न किया था कि ओ भाई इतना बार प्रॉपर्टी किधर से आया। आप लोग नेता नेपोकिड के खिलाफ में प्रदर्शन किया था। आप लोग कहता है कि आपका पास इतना शेयर है, आपका पास इतना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, हाउ कम यू हैव सो मच प्रॉपर्टी गाइज। सो लोग पूछ रहा है, मतलब चेक पे रखने लगे हैं सरकार को लोग ना। चेक के लेवल में नहीं है क्योंकि बालेंद्र के पास बहुत ज्यादा सपोर्ट है, लेकिन तो क्वेश्चंस आ रहा है। अभी भी टाइम भी तो कम हुआ है उनको, तो हो सकता है लोगों के मन में ये हो कि अभी इतना कम वक्त हुआ है तो अभी से क्यों पूछना है, अभी थोड़ा टाइम देके देखना चाहिए। हाँ, ये भी बहुत ज्यादा लोग से मन में ये भी है। लेकिन जो क्रिटिकल जर्नलिस्ट है, जिसके पास आलोचनात्मक चेत है और जिसके पास क्रिटिकल थिंकिंग है, वो लोग सवाल कर रहा है। लेकिन जो लोग बहुत निर्भर है वो आरएसपी के भाष्य पर, वो बहुत लोग जो डिपेंड है बालेंद्र के नैरेटिव पर, वो लोग वेट कर रहा है। ऑपोजिशन का क्या हाल है, बोल रहा है नहीं बोल रहा है? ऑपोजिशन नहीं है हमारे पास। ऑपोजिशन है पार्लियामेंट में, नेम के भी ऑपोजिशन है, लेकिन वो इम्पैक्ट से ऑपोजिशन नहीं है क्योंकि जो आरएसपी है वो आरएसपी हैज close to 2/3 majority. So opposition doesn't have any power in the parliament. They can make the noise, but they cannot make any decision. So the real the सच्चे opposition सोशल मीडिया है, क्योंकि बालेंद्र जी के जो उदय है वो सोशल मीडिया पे हुआ था। हमने भी इंडिया में बहुमत वाली बहुत सारी सरकारें देखी हैं, लेकिन इसमें आप ये महसूस नहीं करते, कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे दिल्ली में केजरीवाल जब बहुत अच्छे बहुमत से लौटे थे तो सामने ओपोजिशन ही नहीं था, 5-7 विधायक थे, वो बोल ही नहीं पाते थे। या कांग्रेस के टाइम पे भी ऐसा हुआ है बहुत बार कि ओपोजिशन था ही नहीं। मैं मानता हूं ओपोजिशन कोई तभी बनता है जब लोकप्रिय नहीं होता, लेकिन जरूरी है कि नहीं है? ये महसूस कर रहे हैं नेपाल के बुद्धिजीवी लोग कि नहीं? ऑपोजिशन के डिमांड बहुत ज़्यादा है नेपाल के। सम द पब्लिक फिगर्स हैव पब्लिकली वॉइस्ड द लैक ऑफ ऑपोजिशन। नेपाल के बालेंद्र शाह के गवर्नमेंट ने जो पॉलिटिकल एफिलेटेड स्टूडेंट विंग्स है उसको बैन किया है यूनिवर्सिटी के प्रीमिसेस में, और वो जो कदम है वो नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 के खिलाफ है, क्योंकि नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में 31 फंडामेंटल राइट है। 31 राइट में आर्टिकल 17 में ये लिखा हुआ है कि किस भी पॉलिटिकल एफिलेटेड पार्टी खोलने के लिए, संगठन करने के लिए उसके पास राइट है, लेकिन बालेंद्र शाह ने इस करने के लिए बैन किया। सो वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन था। और उन्होंने और एक कार्यक्रम पब्लिक किया। वो कार्यक्रम है कि ट्रेड यूनियन के खिलाफ ने उन्होंने कुछ प्रोग्राम लिया। लेकिन नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 34 में ट्रेड यूनियन खोलने के लिए राइट है। सो
हमारा जितना भी बड़े बड़े नागरिक अगुवा है, उन्होंने सवाल पूछ रहा है कि न्यू गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ क्यों काम कर रहा है, अपोजिशन ने क्यों सवाल पूछ नहीं रहा है, उसके पास ये भी चिंता है। एक सवाल हमारे यहाँ भी बहुत लोग पूछ रहे हैं कि ये बात पूछनी चाहिए बालन शाह से। जो स्टूडेंट्स उन्हें सत्ता में लेके आए और वो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, कॉलेजों में जा रहे थे, उन्होंने माउथ पब्लिसिटी की, उनसे ये अधिकार ले लेना कि चुनाव नहीं होंगे, इसे अभी नेपाल में सब लोग कन्विंस हो गए हैं या इसे लेकर कोई सुगबुगाहट है यूथ में? जो लोग हैं, जो बालेंद्र शाह और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के भाष्य में ट्रस्ट करता है, वो लोग कहता है कि वो सब कुछ अच्छा होगा है। क्या किया था वो स्टूडेंट यूनियन में, क्या किया था वो ट्रेड यूनियन ने, ये सब दे आर नॉट गुड फॉर एनीथिंग एल्स, दे हैव दैट काइंड ऑफ लॉजिक। बट जितना भी लोग है जिसके पास क्रिटिकल थिंकिंग है, जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन के रेस्पेक्ट है, उन लोग ये बात कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ के कुछ भी काम करना पड़ेगा। रिसेंटली हमारा जो सर्वोच्च अदालत है, नेपाल्स एपेक्स कोड हैज़ ruled that they cannot ban the student politics and trade union. आज की रूलिंग है, हम बात कर रहा है मंडे, वो मंडे के फैसला है। सर्वोच्च अदालत जो नेपाल के यहाँ एपेक्स कोर्ट जो है जी, उसके फैसला भी स्टूडेंट यूनियन और ट्रेड यूनियन के पक्ष में है। ये देखकर ये भी लगता है कि नेपाल में न्यायपालिका बड़ी मजबूत है और स्वतंत्र है। न्यायपालिका नेपाल के लिए बोल्ड है, क्योंकि आदमी आलोचना किया, आदमी क्रिटिसाइज करता है कि वो पॉलिटिकली एफिलेटेड है, वो पॉलिटिकली अपॉइंटेड है। लेकिन हमारा हिस्ट्री जो है, केपी ओली जो था, उन्होंने कुछ ज़्यादा जज अपॉइंट किया था, लेकिन जिस बार उन्होंने पार्लियामेंट के डिजल्व किया, the parliament dissolution was rejected by the Supreme Court, including the judge appointed by himself. So even if they are appointed by the political parties, they are not going on the political line. So नेपाल के जो जितना जज है उसके पास ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा है, इंडिपेंडेंस के डिग्री बहुत ज़्यादा है। नेपाल के प्रेस भी ज़्यादा इंडिपेंडेंस जुडिशरी में, हमको ऐसा लगता है। अच्छा, प्रेस ज़्यादा इंडिपेंडेंट है? प्रेस से भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। प्रेस से भी ज़्यादा अच्छा जुडिशरी है। आप ये मानते हैं क्या कि जो इतनी सरकारें आई और गई नेपाल में, और एक तरह से यूथ को लगा कि ये तो एक वैक्यूम है, एक अच्छा लीडर नहीं है हमारे पास, हमारी आवाज़ सुनी नहीं जा रही है, तो वो जो पुराने नेता थे, जहाँ तक आवाज़ पहुँचनी चाहिए थी, शायद पहुँची नहीं, तभी वो आज सत्ता से बाहर हैं। इसमें आप ये भी मानते हैं क्या प्रेस का भी एक हाथ रहा, क्योंकि प्रेस सही सवालों को नहीं उठा सका, उन्हें जवाबदेह नहीं बना सका, और जब क्वेश्चन पहुंचे नहीं तो एक ऐसे नेता का उदय हुआ जो लोगों से बात करता था? जितने भी सवालों ये नया पार्टी के लोग ने रेज किया था, वो सब भी सवालों मीडिया से प्रोड्यूस हुआ था। उन्होंने करप्शन के बात किया, वो करप्शन के बाद किधर से आया, वो मीडिया से आया। उन्होंने नेपोटिज्म के खिलाफ किया था, नेपोटिज्म की स्टोरी किधर से आया, वो मीडिया से आया। वो जितना भी नैरेटिव यो बालेंद्र शाह और उनके पार्टी ने किया था, वो नैरेटिव के फैक्ट्री मेन स्ट्रीम मीडिया था। वो नेपाल के मीडिया में बहुत ज़्यादा स्कैम के एक्सपोर्ट किया था, नेपोटिज्म और जितना भी करप्शन के केस थे, नेपाल का मेगा करप्शन केस था, वो सबसे ज़्यादा करप्शन केस के एक्सपोज करने वाला मीडिया था। कंटेंट क्रिएटर नहीं था और आरएसपी नहीं था, बालेंद्र शाह नहीं था। बालेंद्र शाह ने किस भी करप्शन केस उन्होंने एक्सपोज नहीं किया, जितना भी एक्सपोज है वो मीडिया से है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मुद्दे तो आप ही लोगों ने दिए थे, बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हुए, अलग बात है। हाँ, नेपाल के लोग नेपाल में करप्शन के स्कैम है, वो भूटनीज रेफ्यूजी स्कैम है, वो डिफरेंट लैंड ग्रैब के स्कैम है, वो जितना भी स्कैम नेपाल के सोशल मीडिया में है, वो एक्सपोज करने वाला मीडिया है, सोशल मीडिया नहीं है। वायरल सोशल मीडिया में है, ये सच है, लेकिन जो करप्शन के बाद बाहर जो एक्सपोज हुआ था, वो सब मेन स्ट्रीम मीडिया से आया था। अभी मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा था जिन्होंने बहुत समर्थन दिया बालेंद्र शाह को, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनमें से कुछ नाराज तो हो रहे हैं बालेंद्र शाह से, बाकी तो भविष्य बताएगा। और एक तबका ऐसा ही मधेश का भी है क्या, जहाँ से खुद बालेंद्र आते हैं? अभी जब मैं पिछले पॉडकास्ट कर रहा था तो मुझे एक्सपर्ट्स से सुनने को मिला, मैं तो
सब लोगों की राय सुनता हूँ, तो वही मैं सवाल कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि भाई बालन शाह थोड़ा सा जो सख्त हो रहे हैं इन इलाकों में, जिस तरह से 63 रुपये से ऊपर के सामान पर ड्यूटी लगा दी, और उससे मधेसी सबसे ज़्यादा नाराज़ हैं क्योंकि वही बॉर्डर के पास रहते हैं, तो वही उनका ही लेन देन ज़्यादा था। तो बालेन भले ही उस समुदाय से आते हों, लेकिन वो ये दिखा रहे हैं, उनके ऊपर ही जिम्मेदारी है कि वो ये दिखाएं भी कि भाई मुझे ये मत समझना कि मैं उधर थोड़ा नर्म हो जाऊंगा। तो बालन शाह पर इस तरह के भी कुछ प्रेशर हैं जिसमें दिखाने पर बहुत जोर है। बालेंद्र शाह के पास कुछ भी प्रेशर नहीं है, क्योंकि बालेंद्र शाह ऐसे मोड में है, ऐसे सिचुएशन में है कि उन्होंने जैसा काम करता है वो पब्लिक ने वो अच्छा बोलता है। ही हैज़ अ वेरी गुड टाइम, ही इज इन वेरी गुड पोजिशन, nobody can impose anything on him. So that is completely false narrative. लेकिन बालेंद्र शाह मधेश के बेटा है। बालेंद्र शाह अच्छे तरह से मैथिली में बात कर सकता है, वो नेपाल के आदिवासी मधेसी के रैथाने जो भाषा है। लेकिन बालेंद्र शाह के पास मधेसी सेंटिमेंट नहीं है, क्योंकि बालेंद्र शाह मधेश मूवमेंट के पार्ट नहीं हुआ था। बालेंद्र शाह जो काठमांडू के अगेंस्ट में जितना भी मूवमेंट हुआ था, किसी भी मूवमेंट में मधेसी की तरह से, मधेसी के आदमी से उन्होंने, he was not part of the any movement against Kathmandu by the Madhes. So basically, he doesn't like to be called Madhesi also. He, introduced himself as Madhesi after going to the mainstream politics only. जैसे बार वो मेयर हुआ था, उन्होंने किया था कि एक मीडिया ने सवाल पूछा था, आप मधेसी हो? उन्होंने सवाल किया था, मैं मधेसी नहीं हूँ, मैं सूर्यवंशी हूँ। So लेकिन मैं सूर्यवंशी हूँ। सूर्यवंशी। उन्होंने his surname is Saha, and he was saying that I am not Saha like the Madhesi Saha. I am not the Saha of like former King Gyanendra Saha. My Saha is like Suryavamshi. So he likes to call himself as Suryavamshi. So he doesn't feel the real pain of the Madhes. He doesn't feel the real sentiment of the borderland population, because maybe border से नज़दीक से हूँ, क्योंकि मेरा घर जो है ईस्टर्न नेपाल में, वो इंडियन बॉर्डर से 30 किलोमीटर भी ज़्यादा कम है लैंड बॉर्डर में। हाँ, सो उनके पास बॉर्डर लाइन के जितना भी बॉर्डर लाइन ट्रेड हो रहा है नेपाल और इंडिया के बाद, वो नेपाल और इंडिया के कंट्री के एग्जिस्टेंस से भी पिछले बहुत आगे से हो रहा है। बॉर्डर लाइन ट्रेड के लिए काठमांडू की नज़र में हेरने ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन बालेंद्र शाह ने वो सेंटिमेंट के खिलाफ डिसीजन लिया। बहुत ज़्यादा लोग इसके खिलाफ में है, लोग को पसंद नहीं है इस एक्शन में। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जब वो उन इलाकों में ज़्यादा एक्टिव रहे नहीं, उनकी संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा उन इलाकों के मामले में है ही नहीं, तो वो दिखाना कुछ नहीं चाह रहे, वो जो चाहते हैं बस वही कर रहे हैं। तो सर, एक वक्त के बाद क्या ऐसा नहीं है कि मधेसी लोग बालेंद्र शाह से नाराज़ हो सकते हैं? क्योंकि उनकी जो चिंताएं हैं, क्या आप मानते हैं वाजिब नहीं है कि इस तरह से अचानक से एक नियम का पालन हो गया, वो तो होना भी चाहिए, चलिए, लेकिन अचानक से हो गया है तो आम पब्लिक ये सब नहीं समझती है। आम पब्लिक को तो समझ में आया है कि उनका सामान महंगा हो गया। वो जितना भी मधेसी नेता है, आई हैव टॉक टू सम ऑफ द मधेसी लीडर्स, एंड एक मधेसी लीडर है, उसके नाम है सीके राउत। उन्होंने कुछ दिन बाद सोशल मीडिया में पोस्ट किया था कि उन्होंने किया था डिक्टेटर। वो बालेंद्र के लिए उन्होंने बोला डिक्टेटर, क्योंकि नेपाल के पार्लियामेंट में ऐसा हुआ है कि जितने भी लोग मधेस मूवमेंट से आया था, वो पार्लियामेंट से बाहर होगा। सो मधेसी तो है, लेकिन मधेस मूवमेंट के मधेसी नहीं है। सो ये प्रॉब्लम है पार्लियामेंट में। सो basically the Madhes movement leaders, they are very angry on the 100 rupee cap for the borderline trade. तो अब क्या सरकार वापस लेने की सोच रही है? नहीं सोच रही है, ऐसे ही चलेगा जैसा चल रहा है? आज जो हम मंडे बात कर we are talking on Monday. So today there was a government plan that they would impose strict restriction on that decision. So बाहर आने के लिए और फिरता करने के लिए ज़्यादा इंडिकेशन नहीं है। नहीं, तो मैं समझा नहीं, वापस लेंगे नहीं लेंगे? अब की बार के आज तक के सवाल में नहीं लेंगे। अच्छा, तो ये है कि भाई और मजबूती से करेंगे। हो सकता है। इससे आपको ये नहीं लगता कि ठीक है, काठमांडू में बैठकर कोई फैसला लिया जा सकता है, दिल्ली में बैठकर कोई फैसला लिया जा सकता है,
लेकिन जो लोग हैं जो उन सरहदी इलाकों में रहते हैं, जिनके रिश्ते उस तरह के नहीं है जैसे दिल्ली के पॉलिटिशियंस के काठमांडू वाले पॉलिटिशियंस से हैं या काठमांडू वाले के दिल्ली से हैं। भाई रिश्ते बहुत ही गहरे हैं सरहद पे रहने वाले लोगों के। पता भी, और भारत नेपाल की सीमाएं तो आपको और हमको पता है कि ऐसी हैं कि सीमा जैसा मामला है भी नहीं, लूज हाँ, ओपन बॉर्डर्स बॉर्डर हैं, है। लोग आते जाते रहते हैं, हाँ, जो कई मायनों में बहुत अच्छी बात भी है, कभी कभी वो खराब भी हो जाती है। तो मैं एज जर्नलिस्ट आपसे पूछ रहा हूं कि सरकारें तो चलिए ठीक है सख्ती से काम कर रही हैं, लेकिन इससे क्या उन सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगियों पर खराब प्रभाव नहीं पड़ रहा है? आप ये नहीं मानते? चाहे इधर क्यों या वो उधर क्यों। जो लोग हैं बॉर्डरलैंड के लोग हैं, उनके लिए ये बहुत दिक्कत की बात है। ये ट्रेडिशन के खत्म के बाद है। ये बहुत बहुत परेशान के बाद है। सो लेकिन द फैक्ट इज दैट द बॉर्डर पुलिस फ्रॉम नेपाल और इंडिया दे कैनॉट कंट्रोल द क्रॉस बॉर्डर ट्रेड because the people are same, the culture is same, and they manage somehow to transport from one country to another. हाँ, तो अब रोक नहीं सकते, अब करते रहो रोक जो नहीं सकते करना हैं। है। कुछ बहुत ज़्यादा बॉर्डर पॉइंट में रोक कर सकता है, लेकिन नेपाल और इंडिया के बॉर्डर जो है 1800 किलोमीटर अराउंड है, उसके बाद बिल्कुल। बहुत दिक्कत की बात है। हम्म। अच्छा, एक चीज़ है जो मैं इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स के अंदर देख रहा हूँ, मैं एकदम खुलकर कह रहा हूँ क्योंकि मेरे छिपाने से कुछ होता नहीं, आप भी एक्सेस कर ही सकते हैं यूट्यूब तो, और नेपाल के लोग कर ही रहे हैं कि भारतीय लोग कह क्या रहे हैं। तो मैंने यहाँ और वहाँ दोनों जगह ये पाया है कि जिस तरह की दोस्तियाँ, जिस तरह की मोहब्बत, मतलब अब सोशल मीडिया को मैं ये नहीं कह रहा कि जैसा ज़मीन पे होगा वैसा ही दिख रहा होगा सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर एक आदमी कुछ कहता है तो ज़्यादा ज़ोर से सुनाई देता है, 50 आदमी जो कुछ और कह रहे हैं ज़मीन पे सोशल पे आ नहीं रहे तो पता ही नहीं चलता उनका। तो पर फिर भी मैं पूछ रहा हूँ कि नेपाल की तरफ से भी मुझे कई बार ऐसी बातें नेपाली लोगों की तरफ से सुनने को मिलती हैं सोशल मीडिया पर कि जैसे उनका कोई मोहभंग हो गया है नई दिल्ली से, भारत के लोगों से। और इधर भी मैं फिर उसकी प्रतिक्रिया देखता हूँ, और आप कमेंट पढ़ लीजिए, मतलब ऐसे शुगर कोट करने से तो कुछ होगा नहीं, जनता की बात तो खोल True. के बता ही रहा हूँ मैं। वो कहते हैं ठीक है, हमें क्या परवाह है नेपाल की, अगर नेपाली हमारे साथ इस तरह से पेश आने वाले हैं तो ठीक है, फिर नेपाल को भी देख लिया जाएगा। तो ये जो लूज कमेंट्स हैं दोनों मुल्क के लोगों के जो आने लगे होने लगे हैं, इन्हें मैं क्या मानूं कि ये सिर्फ सोशल मीडिया पर हो रहा है या आपने से जमीन पर भी देखा है कि थोड़ा एक मोहभंग, एक नाराजगी, एक गुस्सा, एक आक्रोश, रोष तो है, वजह जो हो। ये सोशल मीडिया की बात है ये, लेकिन हर लोग के, हर आदमी के और हर घर के बात नहीं है, क्योंकि जो जितना लोग है वो इंडिया के हेट करता है नेपाल में, उनके फेवरेट टीम इंडिया से होता है, वो आईपीएल देखता है, वो बॉलीवुड देखता है, वो साउथ की मूवी देखता है। सो ऑल द कमेंट्स माइट बी पॉलिटिकली एफिलेटेड, बट इन नेपाल वी टॉक अबाउट इंडिया, बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू नेपाल के नज़र में बहुत ज़्यादा इंडिया है। कल्चरल इंडिया है, पॉलिटिकल इंडिया है, ब्यूरोक्रेटिक इंडिया है, मिलिट्री इंडिया है, सिविलियन इंडिया है। सो बहुत ज़्यादा इंडिया एक सेगमेंट नहीं है, मल्टीपल सेगमेंट है। सो आदमी में कुछ फ्रस्ट्रेशन हो सकता है पॉलिटिकल लेवल में, लेकिन कल्चरल लेवल में और डोमेन में उनके पॉजिटिविटी है। अच्छा, क्या आप पॉलिटिशियंस को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे कि ये तो देखिए होता है जब दो मुल्क इतने क्लोज होते हैं और इतना लूज बॉर्डर है, इतना आना जाना है, तो जहाँ बर्तन होते हैं वो खड़कते हैं। तो भाई प्रॉब्लम तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की भी है, प्रॉब्लम तो इंडोनेशिया अमेरिका और कनाडा की भी है। ईस्ट तिमोर और इंडोनेशिया की भी है। ये हो सकता है, लेकिन पॉलिटिशियन की भी रोल है, उन्होंने वो देश के आदमी के लिए गुड मैसेज देना पड़ेगा, क्योंकि नेपाल और इंडिया जो है, हम एक अर्का के वी कैन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ ईच अदर, so we should make positivity. For example, if somebody is talking negative about India, Indian people can understand what they are talking about. So ये तो दिक्कत है कि पता भी चल जाता है एक दूसरे का, एक दूसरे क्या रहे हैं। अच्छा। लेकिन ओली के बाद क्या बालिन शाह ने उसी पॉलिसी को फॉलो किया है जो ओली भारत के मामले में कर रहे थे? ओली और बालिन शाह के जो टेम्पलेट है, कुछ टेम्पलेट सेम है। ओली अल्ट्रा नेशनलिस्ट था, बालिन शाह भी अल्ट्रा नेशनलिस्ट था। ओली ने कभी नहीं बात किया था कि ग्रेटर नेपाल के, लेकिन बालेन्द्र शाह जिस बार वो मेयर था, उन्होंने ग्रेटर नेपाल के बात करता है, लेकिन नेपाल के बहुत ज़्यादा
लोग ग्रेटर नेपाल की बात करना ही चाहता है, लेकिन उस बार ये मूवी का जो स्कैम हुआ था उस बार बालेन्द्र शाह ने ग्रेटर नेपाल की बात किया। नेपाल के नहीं, ऐसे जो तो हमारे यहाँ भी अखंड भारत की बात बहुत लोग करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा लोग उसे सीरियसली नहीं लेते हैं। वो ओली जी और बालेन्द्र जी के सेम लाइन अल्ट्रा नेशनलिज्म होता है। सेकेंड एल्गोरिदम, ओली जी में भी बहुत ज़्यादा उनके प्रो कंटेंट क्रिएटर था, बालेन्द्र जी के भी बहुत ज़्यादा प्रो कंटेंट क्रिएटर रहा है। सो सोशल मीडिया में एंगेजमेंट के लिए और नेशनलिस्ट टोन देने के लिए वो ओली और बालेन्द्र जी एक ही पेज में है। अच्छा, लेकिन एक आध ट्वीट कुछ किया बालेन्द्र शाह ने भारत के बारे में, वो डिलीट हो गया, वो आपको भी पता होगा। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो जो एक एंटी इंडिया स्टांस की बात हमारे यहाँ कही जा रही है कि ऐसा हो तो रहा है साहब, अब भले वो प्रधानमंत्री बन के थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से करेंगे जो चीज़ें वो करते रहे हैं पहले से, आपको नहीं लग रहा है ऐसा कि कुछ तो हो रहा है? कि जिस तरह से होता था कि प्रधानमंत्री बनते ही, सरकार बनते ही एक दौरा हो जाता था, वो दौरा नहीं हुआ, भारत को कुछ जो अलग से प्रिविलेजेस मिलते थे और नेपाल को ही मिलते थे वो भी नहीं मिल रहे, फिर ये अभी बॉर्डर वाला मामला हो गया, और अभी तो मैं अभी आऊँगा धीरे धीरे कैलाश मानसरोवर यात्रा पे, और मिस्री साहब के उस मीटिंग पर जो हुई नहीं, मना कर दी गई। लेकिन जो मिस्री साहब के जो बात है, इंडियन मीडिया में ये लिखा हुआ था कि there was no plan finalized to come to Nepal, and there was no finalization on the date. So this can be the media rumor only. So we cannot say for the fact what is going on. But the thing is that Balendra Saha is not openly anti in India. I must say that, because he had his further education in South India. His बड़े बहन जो है वो इंडिया में है, रोटी बेटी के जो नेपाल भारत को जे संबंध जो है वो संबंध की एक हिस्सा बालेन्द्र शाह भी है। उनकी बड़े बहन इंडिया में है, उन्होंने जो इंजीनियरिंग किया था, मास्टर्स डिग्री उन्होंने साउथ इंडिया से किया था। लेकिन पर्सनली मैं ऐसा नहीं लगता है कि बालेन्द्र पर्सनली एंटी इंडिया है, लेकिन पब्लिक के लिए, लेकिन सेंटिमेंट के लिए, लेकिन वो एल्गोरिथम के लिए देयर माइट बी सम कंटेंट, सम पोस्ट और मे बी सम मूव्स दैट माइट बी अगेंस्ट इंडिया। विराट भाई, लेकिन आप ही कह रहे हो कि ये तो सोशल मीडिया पे थोड़ा ज़्यादा है कि इंडिया के खिलाफ लिख दिया, बोल दिया, ज़मीन पर ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं। जब ज़मीन पर ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं, सोशल मीडिया पर ही थोड़ा बहुत है, तो बालेन्द्र शाह इतने बड़े नेता हो गए, प्रधानमंत्री बन गए, ये बात तो वो भी समझते ही होंगे ना, तो फिर वो सोशल मीडिया के थोड़े से लोगों को खुश करने के लिए ऐसा क्यों करेंगे? ये सवाल पूछने के लिए बालेन्द्र जी ने कुछ भी जर्नलिस्टलाई टाइम नहीं दिया। सो ये हमारा सवाल है, मेरा प्रश्न तो ठीक है, और आपके मन में भी है, आप भी पूछोगे। जितना भी नेपाल के जर्नलिस्ट है, पत्रकार लोग हैं, उनके पास ये सवाल है, लेकिन सवाल पूछने के लिए बालेन्द्र जी तैयार नहीं है। अच्छा, चलिए, मुझे उम्मीद है कि वो कुछ दिन बाद तैयार हो जाएंगे, है ना। आजकल तो नेता मीडिया से बात करना पसंद करते ही नहीं है, क्योंकि वही है कि सोशल मीडिया ने उन्हें एक ताकत दी है कि वो डायरेक्ट अपनी टेरिटरी से बात करते हैं, और उसमें फायदा ये है कि उधर से सवाल नहीं आता कोई, जय होती है, बस वन वे ट्रैफिक होता है, बस जिंदाबाद है। और अगर कोई लिख गया तो देखने की जरूरत भी नहीं है उसे। अच्छा, तो ठीक है, ये मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मगर अब ये आपने कहा र्यूमर हो सकता है कि मिस्री साहब जा ही नहीं रहे थे, मीडिया ने हो सकता है बना दिया हो, पर ये तो र्यूमर नहीं है कि जो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर 2 वैकल्पिक रास्ते खोजे गए, सुझाव दिए गए, जिनमें चीन एक पर तैयार हुआ है ना, नाथुला की तरफ से, दूसरा लिपुलेख की तरफ से है, और उसमें नेपाल ने प्रोटेस्ट किया है दोनों मुल्कों पर कि भाई हम लोगों को भी पूछ लिया करो, आप हमारा इलाका है, ये तो हमसे तो पूछो। भारत ने उस पर बाकायदा MEA ने स्टेटमेंट दिया है ऑफिशियल कि भारत का स्टैंड पुराना है, वही आज भी है, यह हमारा इलाका है। तो ये तो र्यूमर नहीं है। जो नेपाल और भारत के बॉर्डर के इश्यू है वो भारत के इस्टेब्लिशमेंट के भी आगे की बात है, क्योंकि जो बॉर्डर लैंड है, जो टेरिटरी है, जो लैंडमार्क है, वो अंग्रेज ने किया था। सो अंग्रेज के लीगेसी है, जो नेपाल और भारत के बीच में जो बॉर्डर लैंड के इश्यू है, जो अंग्रेज के टाइम के बाई प्रोडक्ट है, सुगौली की संधि 1816। सो जो नेपाल के बॉर्डर के इश्यू है, ये इमोशनल इश्यू है, क्योंकि 1850 के जो मैप है, वो मैप में नेपाल के पार्ट के तरफ से देखा रहा है उस बार।
सो नेपाल के भी सम वैलिड पॉइंट है क्योंकि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट सेज दैट इट वाज पार्ट ऑफ नेपाल. India's narrative is that India is, administering that part. So both country have their own logic. That's why it is not solved so far. So वो बालेन्द्र शाह के पर्सनल मामला नहीं है, लेकिन ये क्योंकि जो नेपाल के नक्शा हुआ था वो नक्शा मीडिया ये कहता है कि ओली जी ने किया, लेकिन नेपाल के बोथ हाउस जो है, लोअर हाउस और अपर हाउस ने वो मैप इंडोर्स किया था. सो ये बालेन्द्र शाह के पर्सनल इश्यू नहीं है, ये वो नेपाल के प्रीवियस हाउस के दोनों हाउस के इंडोर्समेंट है. हाँ, तो मतलब आप कह रहे हो कि किसी सरकार या किसी नेता का मुद्दा तो नहीं है, ये नेपाल का मुद्दा है. लेकिन मेरा फिर प्रश्न ये है, आप पत्रकार हैं, नेपाल में रहते हैं, ये मिसहैंडलिंग कैसे हुई है जब दो देश जो इतने पुराने दोस्त हैं और हर चीज़ प्यार मोहब्बत से उन्होंने निभा ली है, तो ये जो बॉर्डर है जिसकी हम बात कर रहा हूँ, जिसपे अब डिस्प्यूट पिछले 1 दशक में ज़्यादा बढ़ा है, उससे पहले भी रहा होगा ना आपके हिसाब से? तो तब तक तो कोई इतना शोर शराबा था नहीं, तो इन 1 दशक में क्या हो गया अचानक से कि नेपाल को और नेपाल के नेताओं को या नेपाल की सरकारों को और इधर फिर भारत को भी ये चिंता हो गई कि अरे ये इलाका हमारा है, ये इलाका हमारा है? क्या हुआ फिर? जो बॉर्डर के इश्यू है, नेपाल के मोनार्की के टाइम में मोनार्की वेर वेरी अफ्रेड टू टॉक अबाउट द बॉर्डर लाइन विथ इंडिया बिकॉज उनके पास डर था कि हमके द रिजिम खत्म हो सकता है, क्योंकि इंडिया सुपर पावर है साउथ एशिया में, सबके पता है. लेकिन जिस बार नेपाल में डेमोक्रेसी आया था 1999 में, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर गिरिजाप्रसाद कोइराला ने पहले बार आई के गजराल से बात किया था कि हमारा पास इश्यू है, लिपुलेक में इश्यू है, काला पानी में इश्यू है. सो पहले बार 1999 में गिरिजाप्रसाद कोइराला ने किया था. सो उसके कंटिन्यूएशन है. जो बात ओली ने किया, जो बात बालेन्द्र कह रहा है, बालेन्द्र के पोजीशन है, वो गिरिजाप्रसाद कोइराला और 1999 से आगे बढ़कर रहे इश्यू है. अच्छा, ये कंटिन्यूएशन है. हाँ. तो इस मामले में बात नहीं हो रही है दोनों देशों की कि इसको थोड़ा अलग रखते हैं, बाकी चीजें अलग रखते हैं? क्योंकि इस मुद्दे की वजह से लोगों के बीच में जिस तरह कड़वाहट बढ़ी है, बिना समझे जाने कि ये हिस्ट्री में इसके बारे में क्या हुआ है, जटिल है थोड़ा सा मुद्दा, इस पर तो बैठकर ही बात हो सकती है, ये सोशल मीडिया पर फैसले हो नहीं पाएंगे. तो क्या सरकारों ने कोशिश नहीं की है, हमारी आपकी ने, कि चलो इसे थोड़ा अलग से निपटा लेते हैं, बाकी चीजें चलने देते हैं जैसे चल रही थी? सरकार के पास कुछ भी डायलॉग है, लेकिन ये बहुत इमोशनल इश्यू है. सो इमोशनल इश्यू और हिस्टोरिकल द इश्यू होने के लिए दोनों तरफ से पोजीशन है. इंडिया ऑलरेडी देयर विथ द मिलिटरी फोर्स, सो इंडिया डजंट वांट टू बैक अप. So Nepal has historical documents since 1850. So Nepal also doesn't like to back up because of the public pressure. लेकिन ये बात हो सकता था कि वो मीडिया तरफ से और सोशल मीडिया तरफ से ये इश्यू बहुत ज़्यादा पब्लिक में पहुंचा. ये मामला बॉर्डर लैंड और दोनों कंट्री के बॉर्डर बाउंड्री ग्रुप के मीटिंग में सीमित होना पड़ा था. लेकिन ये इश्यू पब्लिक में है, ये इश्यू पार्लियामेंट में है. सो दोनों देश के लिए बहुत तकलीफ की बात है, क्योंकि दे आर इन पोजीशन नॉट टू से यस टू एनी ऑफ द सॉल्यूशन. सो दैट इज प्रॉब्लमेटिक. अच्छा, क्या ये बात सही नहीं है कि बालेन्द्र शाह कह रहे हैं कि मैं अपनी पोजीशन से नीचे के लोगों से नहीं मिलूंगा? बालेन्द्र शाह, हमारे पास वो कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि बालेन्द्र शाह कुछ भी पत्रकार से बातचीत नहीं करता. मैंने कुछ बालेन्द्र के सचिवालय के मेंबर, हमारा दोस्त है, लेकिन उनके पास भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो फिर ये इन्फॉर्मेशन बाहर कैसे आई? ये सवाल की बात है. कैसा आ रहा है, क्या मिशन से आ रहा है, वो सवाल की बात है. लेकिन जब भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात का वक्त मांगा तो ये नहीं कहा गया क्या कि चूंकि प्रधानमंत्री घरेलू मुद्दों को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो अभी आप लोग वेट कीजिए, अभी नहीं मिल सकते हैं? ये भी नहीं हुआ है? आपके मित्र ने क्या कहा? मेरे मित्र के पास भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि बालेन्द्र जी के मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये नहीं हुआ और ये हुआ, लेकिन जितना भी इन्फॉर्मेशन आ रहा है हमको पूछना पड़ेगा, हमको क्रॉस क्वेश्चंस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया की खपत के लिए भी हो सकता है, ये सम कंटेंट क्रिएशन के लिए हो सकता है, ये सच हो सकता है, सच नहीं हो सकता है.
we cannot go to any conclusion. अच्छा, क्योंकि भारत में जो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो इस बात को पेश कर रहे हैं कि बालिन शाह ने ये मना किया कि वो अपने से नीचे के लोगों से तो मिलेंगे नहीं, वो तो अपने लेवल के लोगों से मिलेंगे, और जब अपने लेवल के लोगों से मिलेंगे तो इसका मतलब है सीधा प्रधानमंत्री मोदी से ही बात करेंगे। अब कैलाश मानसरोवर यात्रा का रूट क्या होगा, इसके लिए तो फिर दोनों प्रधानमंत्रियों को समय निकाल के ही बैठना पड़ेगा, और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं जिन पर बैठना दोनों पड़ेगा। मुल्कों को बात करनी हो। प्रधानमंत्री ही दोनों देशों के कैसे बैठ सकते हैं हर बात पर? ये सवाल बालिंद्र के लिए पूछना पड़ेगा। उन्हें सलाह कौन दे रहा है? अच्छा, आपको तो पता होगा, आप लोग तो काठमांडू में रहते हैं, ये तो पता ही होगा कि वो आजकल किन लोगों से सलाह लेते हैं, सलाहकार कौन है उनके आसपास? उसके कुछ सलाहकार है कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट में और पॉलिटिकल पार्ट में असीम शाह जी है। उसके बहुत नज़दीक नज़दीक वाले दोस्त कुमार बेन है। सो कुछ कुछ लोग उसके पास है, लेकिन वो लोग भी मीडिया से सही है, वो मीडिया से बहुत ज़्यादा बात कर नहीं चाहता है। सो जितना भी इंफॉर्मेशन आ रहा है बालिंद्र के नाम में, जितना भी बालिंद्र के हवाला से सोशल मीडिया में इंफॉर्मेशन आ रहा है, आई डोंट टेक देम एज true and I don't take them as false. I just take them as the basic information. तो आपके यहाँ ट्रांसपेरेंसी की कमी नहीं हो गई अचानक से? ट्रांसपेरेंसी की बहुत कमी है, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा सवाल है, प्रधानमंत्री सवाल देने के लिए तैयार नहीं है। और जबकि वो ऐसे नहीं थे, ये सवाल की बात है। पहले जब वो मेयर थे तब तो बात कर रहे थे, अब हाँ। अचानक से ऐसा कैसे हो गया पता नहीं। उन्होंने प्रेस मीट भी किया था, वो मेयर होने के बाद उन्होंने वन प्रेस मीट किया था। उस बार कुछ भी प्रेस मीट नहीं किया। He doesn't like to have press meet. He doesn't like to answer questions by the journalists. So I don't know why he changed from talking to YouTuber to escaping even from journalist. अच्छा, जो समीकरण है कुछ लोग इस तरह से भी निकाल रहे हैं कि अगर वो प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत से बात उन्होंने नहीं की है, वो भारत के दौरे पर नहीं आए हैं या न्योता भी नहीं भेजा है, और 17 राजदूतों या उच्चायुक्तों से एक साथ मिल लिए हैं, इट मीन्स वो भारत को वैसी तवज्जो तो नहीं दे रहे जैसे पूर्व प्रधानमंत्रियों ने दी थी। तो कहीं इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो चीन के करीब थोड़ा सा हो रहे हैं? वो अब नेपाल ने सोचा है कि चीन से दोस्ती की जाए? ये हो नहीं सकता है, क्योंकि नेपाल के जो लोग हैं, जो बालेंद्र क्रिटिक है, वो लोग ये कहता है कि बालेंद्र एंटी चाइना है, ये अमेरिका के प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट है, ये प्रो इंडियन गवर्नमेंट है। कुछ भी लोग नेपाल में वो ये कहता है कि नेपाल के जो बालेंद्र गवर्नमेंट है वो एंटी चाइना है। सच में एंटी चाइना नहीं है, क्योंकि चाइना के पास भी एक एग्रीमेंट हुआ था नेपाल के कैपिटल सिटी के आउटर रिंग रोड एक्सपांशन करने के लिए। सो वो बात भी सही हो नहीं सकता है। वो आपके जो सवाल किया प्रो चाइना के सवाल, वो हो नहीं सकता है, क्योंकि कुछ लोग काठमांडू में कहता है कि ये गवर्नमेंट चाइना के खिलाफ में है। सो वो हो नहीं सकता है। लेकिन सच क्या हो सकता है कि नेपाल के बहुत ज़्यादा लोग ने they are angry that even if the junior diplomat comes from India and he meets everybody, top people within 1 year, he brings them in the hotel and he lines them off and talks to everybody. So जो लोग था वो ये सब देखकर वो बहुत एंग्री हुआ था। वो उस मैच के जो सेंटिमेंट हुआ था उसके एड्रेस करने के लिए मैंने ऐसा लगता है कि बालेंद्र जी ने जो किया था एंटी इंडिया होकर नहीं, कि उन्होंने जो पब्लिक परसेप्शन है उसको एड्रेस करने के लिए उन्होंने ये सब कर गया। अभी जैसा आप बता भी रहे थे कि नेपाल में तो एंटी इंडिया होने का सवाल नहीं है, क्योंकि लोगों की बातचीत में इतना इंडिया है, खेल, खाना, सिनेमा सब में है। तो मुझे उससे एक ये आइडिया लग रहा है कि नेपाल के लगभग मतलब हर घर से कोई ना कोई या तो इंडिया में है या उसकी रिश्तेदारी इंडिया में कहीं ना कहीं होगी। मेरा छोटे भाई मेरे छोटे भाई जो है वो इंडिया, ही स्टडीड इंडिया इन संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ ऑलमोस्ट ऑल हाउसहोल्ड। हाँ, और आप कह रहे हैं बालिन शाह भी, उनकी बहन भी। मैं ये समझने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नेपाल में नहीं रहता हूँ, और अब मेरे पुराने बहुत नेपाली दोस्त थे, हाल फिलहाल दोस्तियाँ वैसी रही नहीं, सब व्यस्त हो गए हैं, तो पूछा भी नहीं। तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप नए नए दोस्त बने मेरे, क्या चीन को लेकर नेपाली यूथ में एक अट्रैक्शन है? वहाँ की पढ़ाई को लेकर, वहाँ की सोसाइटी को लेकर,
उस मुल्क में जो तरक्की हुई है उसे लेकर क्या वो बढ़ा है? और क्या यूथ ने उतना ज्यादा चाइना जाना शुरू किया है क्या, जितना ज्यादा वो पहले इंडिया आता था, या उसके मुकाबले ज्यादा किया हो, जैसे चाइना पहले कम जाते थे बढ़ गए हो? मतलब सवाल समझ रहे हैं मेरा? मैं सवाल सही से हाँ, पूछ रहा हूँ? वी कैनॉट हम कंपेयर कर नहीं सकता है क्योंकि इंडिया से हमारा हम्म। ओपन बॉर्डर है। चाइना जाने के लिए हमको रनवे पर जाना है। हमारे पास हम्म। कुछ भी ट्रांस बाउंड्री हाईवे है, लेकिन चाइना जाने के लिए हमारे पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट के हम्म। प्रोसेस में बहुत लंबे होता है। सो हम कंपेयर कर नहीं सकता है कि इंडिया जाने के बाद और चाइना जाने के बाद सिमिलर नहीं है। हम्म। किस इवन फॉर फ्यू परसेंटेज इट इज़ नॉट सिमिलर। बट हम्म। द फैक्ट इज़ दैट जो जितना भी नेपाल के नौजवान है उनको पास चाइना ने कुछ स्कॉलरशिप किया था। हम भी चाइना गया था 2023। आई वाज इन चाइना हम्म। फॉर 6 months. So हम्म। there are so many, fellowship. There are so many, travel programs. Even for the Indian journalists, I have some journalists. They went to हम्म। Kailash Mansarovar, like Suhasini Haidar, something like that. हम्म। So and this happens in Nepal also. But हम्म। नेपाल के युवा लोगों और नौजवान के लिए चाइना के अट्रैक्शन खास कर चाइना की टेक्नोलॉजी और जो हम्म। 5G टेक्नोलॉजी है, जो BYD है, जो रेलवे की टेक्नोलॉजी है, उस पर नेपाल की बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर के हम्म। डेवलपमेंट के लिए उनके जो डेवलपमेंट के सिंबल है, उस पर नेपाली और नेपाली नौजवान के इंटरेस्ट है। बहुत सारी चीजें खरीद रहा है नेपाल चीन से अब। भाई अफ्रीकन कंट्री ने भी चीन के सामान खरीद कर रहा है। इंडिया और चाइना के बिल्कुल। ट्रेड बहुत ज्यादा नहीं, वो है। तो इंडिया भी खरीद रहा है। मैं इस वक्त क्योंकि नेपाल की बात कर रहा हूं तो इसलिए उसके बारे में पूछ रहा हूँ कि एकदम से क्या बहुत सारा सामान आने लगा है। क्योंकि भारत में, मैं फिर से बोल रहा हूँ, भारत में बैठे एक्सपर्ट इस चीज को ऐसे लेते हैं कि जो सामान हमें बेचना चाहिए था नेपाल को, क्योंकि हम नेपाल से बहुत कुछ खरीदते हैं, तो उस सामान को हमें आप ही नेपाल बेचना से बहुत चाहिए। चीन आप अगर आप आ रहा नेपाल है से तो चिंता आप होनी चाहिए। आप नेपाल से बहुत ज्यादा खरीदना ही। यू कैन नॉट इम्पोर्ट मोर फ्रॉम नेपाल बिकॉज वी डोंट हैव मच टू एक्सपोर्ट। सो नो कंपैरिजन बिटवीन इंडिया ठीक एंड है, नेपाल। लेकिन जो कुछ नेपाल के बेचने के लिए है उसमें बहुत सारा इंडिया खरीदता रहा है। हाँ, इनफैक्ट अभी तो बिजली की बात हो ही रही है। हाँ, बिजली की बात बहुत अच्छा है, लेकिन सच ये है कि जितना भी नेपाल की बिजली है, जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, बहुत ज़्यादा स्टेक इंडिया से है। नेपाल, आई एम हम्म। फ्रॉम द कोसी प्रोविंस ऑफ नेपाल। हमारा प्रोविंस हम्म। में नेपाल के ऑनगोइंग सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है अरुण थर्ड। उसके हम्म। बिल्डर इंडियन है, इंडियन कंपनी है। सो आप ये हम्म। कह सकता है कि इंडिया इज बाइंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इंडियन कंपनी फ्रॉम नेपाल। सो दैट इज द फैक्ट। अच्छा। ओके। ठीक है, समझ गया मैं। एक बात और बताइए, अब पॉडकास्ट के अंत में हम, नेपाल में पहली बार ऐसी सरकार बनी जिसे हम ही नेपाल जैसे समूह का समर्थन मिला है। और ये कहा जाता है कि ये जो संगठन है ये फ्री तिब्बत मूवमेंट से जुड़ा है, ऐसा कहते हैं। और अभी मैंने देखा कि आरएसपी जो है बीआरआई प्रोजेक्ट्स को लेकर भी बहुत खुलकर तो नहीं कह रही है। हालांकि पिछले प्रधानमंत्री ने भी बहुत खुलकर तो उस तरह नहीं किया था जिस तरह की चिंता हिंदुस्तान की थी। तो क्या माने कि नेपाल, अभी तो आपने कहा वैसे भी कि इतना एंटी चाइना नहीं है बालन शाह, लेकिन इससे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत प्रो चाइना भी नहीं है फिर। नेपाल के लोग के नज़र में हम एंटी इंडिया हो नहीं सकता है क्योंकि इंडिया रीजनल सुपर पावर है, अपकमिंग ग्लोबल पावर है। हम इंडिया एंटी चाइना भी हो नहीं सकता है क्योंकि चाइना सुपर पावर है, वीटो पावर है। हमारे पास 1440 किलोमीटर प्लस हमारा बॉर्डर है, क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज है। सो इट इज़ लाइक स्मॉल कंट्री कैनॉट बी एंटी, anti to the big and giant neighbor. So that is not practical possible. That is possible in social media. ये पॉसिबल है सोशल मीडिया में, ये पॉसिबल है आपके साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। नेपाल की हिस्ट्री है कि जितना बार अमेरिका ने चाइना के इंडोर्स नहीं किया था यूनाइटेड नेशन में, उस बार नेपाल ने चाइना के पक्ष में यूनाइटेड नेशन के मेंबर बनने के लिए नेपाल ने सपोर्ट किया था। सो हमारा दोस्ती के वो हिस्ट्री तो है। भारत ने भी किया था। भारत में भी किया था, वो नेपाल ने किया था एट द रिक्वेस्ट ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी। सो एग्जैक्टली, भारत तो चाहता था कि चीन भाई जी बने। नेपाल और भारत के हमारा जितना भी दर्शक हैं उनके कुछ कुछ बात में मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोग कहते हैं कि नेपाल के जो कम्युनिस्ट है वो सब चाइना से। द फैक्ट होता है कि नेपाल के जो जितना भी कम्युनिस्ट है नेपाल में, दे रीड
द कम्युनिस्ट मैन्युफैक्चर नॉट फ्रॉम चाइनीज बट बाय हिंदी। नेपाल के जो हाँ। नेपाल के द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी जो हुआ था, नेपाल के पहले पॉलिटिकल पार्टी 1948 अराउंड में इस्टेब्लिश हुआ था। उस बार नेपाल के पॉलिटिकल पार्टी बेजिंग में इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, वो कोलकाता में इस्टेब्लिश हुआ था। बिल्कुल। नेपाल के पॉलिटिकल कम्युनिस्ट पार्टी जो था उसके इस्टेब्लिश के मेंटर चाइनीज नहीं था, वो बंगाली था। सो हमके ये पूछना पड़ेगा। और ये सब नई दिल्ली में ही घूमते थे, हाँ, बनारस में घूमते थे, कोलकाता में घूमते थे। बनारस जाते थे, बिल्कुल। हाँ, नहीं, वो तो हम सब समझते ही हैं कि वो रिलेशंस बहुत ही गहरे हैं, मगर ये अभी चूंकि बालेन शाह, आप और हम ये समझ ही रहे हैं कि खुलकर कह नहीं रहे, तो उनका कुछ करना या ना करना दोनों ही इस वक्त एकदम विश्लेषण का और संभावनाओं का, शंकाओं का सबका केंद्र बना हुआ है कि पता नहीं किस तरफ ऊँट किस करवट बैठेगा, जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। तो देखिए अब होगा तो आगे क्या होगा। लेकिन एक बात जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि कम से कम भारत तो आश्वस्त नहीं दिख रहा है। भारत के एक्सपर्ट्स, भारत के कंटेंट क्रिएटर तो आश्वस्त नहीं दिख रहे हैं फिलहाल कि बालिन शाह कोई प्रो इंडिया आ गए हैं, क्योंकि जिस तरह से ओली ने पोजीशन किया था, आपके कुछ प्रधानमंत्रियों ने किया है, उससे भारत सशंकित रहा है। तो अब वो देखना चाहता है कि ऐसा प्रधानमंत्री जो भारत को विश्वास दिला सके, नई दिल्ली को विश्वास दिला सके कि सब ठीक है, जैसे रिश्ते थे वैसे ही रहने वाले हैं। अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है हम चीन से भी लेंगे, अमेरिका से भी लेंगे, लेकिन आपकी जो जगह है हमारे दिल में भी वो वैसी रहने वाली है। ऐसा कोई आश्वासन अभी तक नहीं आया है, इसलिए शंकाएं और ज़्यादा बढ़ गई हैं। आप लोग समझ रहे हैं ये बात? हमके ये समझना पड़ेगा। और नेपाल और भारत का रिश्ता जो है, जो प्राइम मिनिस्टर लेवल का रिश्ता नहीं है, जो दिल्ली और काठमांडू के रिश्ता के बाद नहीं है। जिस बार नेपाल में इकोनॉमिक ब्लॉकेड हुआ था 2015 में, दिल्ली ने नेपाल पर कुछ ब्लॉकेड किया था उस बार, लेकिन जी। जो जितना लोग थे बॉर्डरलैंड में, वो ब्लॉकेड को डिसअवे किया था। दिल्ली ब्लॉकेड कर रहा था, लेकिन बॉर्डरलैंड के पॉपुलेशन जो इंडियन था उन्होंने ब्लॉकेड के डिसअवे कर उन्होंने नेपाल में बिल्कुल सामान भेज दिया था। सो हमारा बिल्कुल। लिए संबंध ऐसा है कि दोनों प्राइम मिनिस्टर कैनॉट डिक्टेट व्हाट कैन वी डू, राइट। सो नेपाल के ओली सरकार जिस बार था नेपाल में, मोदी और ओली के संबंध के लिए कुछ दरार के समाचार आया था। उस बार भी नेपाल और इंडिया ने ट्रांसमिशन के काम किया था, नेपाल और इंडिया के क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन में भी काम किया था। सो नेपाल और भारत के रिश्ता दोनों प्रधानमंत्री के मेंटालिटी में डिपेंड है। ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि सिर्फ सरकारों के संबंध नहीं है हमारे बीच में, हम तो कई बार सरकारों की पॉलिसीज बिना उसका उल्लंघन करके एक दूसरे से मिल लेते हैं और एक दूसरे का काम कर देते हैं। ये हिस्ट्री है। ये अच्छा, 3 सवाल पूछूंगा जल्दी जल्दी, उसके आप शॉर्ट में आंसर कर दीजिएगा, क्योंकि लोगों ने बहुत सवाल पूछे। 2 पॉडकास्ट हो गए नेपाल पर, तो उन्होंने कुछ सवाल भेज दिए। आदित्य पांडे इंस्टाग्राम पर पूछ रहे हैं, इसके कितने % आसार हैं कि बालिन शाह का वही हश्र होगा जो केजरीवाल के साथ हुआ? हालांकि केजरीवाल जी का तो बड़ा अच्छा रहा, 3 बार सरकार बनाई। आई डोंट थिंक दैट बालेंद्र शाह विल मेक गवर्नमेंट फॉर 3 टाइम्स। मैंने ऐसा लगता है कि उसके लिए ये लक्की के बाद है, इफ ही कैन कंटिन्यू इन द ऑफिस फॉर 5 years. So I pray for. अच्छा। Because in Nepal's history, this is the 5th time that Nepal has got नेपाल के 5th टाइम है मेजोरिटी गवर्नमेंट के, सिंगल पार्टी मेजोरिटी गवर्नमेंट के। लेकिन नेपाल के हिस्ट्री ऐसा है फ्रॉम 1959 to 2018 or 19 that almost all the single party majority have, जो नेपाल के जो सिंगल पार्टी मेजोरिटी था नेपाल के इस अगले बार में, जो कुछ भी पार्टी ने फुल 5 year टर्म काम करना ही पड़ेगा, दे कुड नॉट कंटिन्यू फॉर 5 years। यही सवाल फेसबुक पर आरोन भंडारी ने पूछा है कि बालेंद्र सरकार का पूरे 5 साल टिकना कितना संभव लगता है? कहीं ऐसी संभावना भी बन सकती है क्या बीच में ही आंदोलन हो जाए और केपी शर्मा ओली जैसा हाल हो जाए इस सरकार का? मैंने नहीं लगता है कि केपी शर्मा ओली और शेरबार देवबा जी दे कैन कम बैक टू द पावर अगेन, बट ये पॉसिबल है, उनके जैसा हाल हो जाए। हो सकता है क्योंकि जो सुकुम्बासी लोग, हम सुकुम्बासी कहता है लैंडलेस पीपल के लिए, डोजर के जो बल प्रयोग कर रहा है गवर्नमेंट, उसके बाद बहुत ज़्यादा गरीबों के प्रोटेस्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी लोगों के अरेस्ट किया है, उसके बाद भी एंगर है। और मीडिया के जो प्राइवेट मीडिया के लिए गवर्नमेंटल एडवर्टीजमेंट था वो सब बंद किया। सो मीडिया भी बेखुश है,
सुपर एलईडी पे खुश है, गरीब लोगों जो है सुकुम्बासी हम कहते हैं लैंडलेस पीपल के लिए, वो भी बेखुश है. एनीथिंग कैन हैपन, बट लेट्स होप दिस डजंट हैपन. वी विल हैव द रेगुलर इलेक्शन. नहीं, बिल्कुल हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करे. जब जनता ने इतने मन से चुना है तो इन्हें पूरा मौका मिलना चाहिए कि वो जो करें, उसके बाद फैसला होगा 5 साल बाद. अनिल भट्टराई पूछ रहे हैं, भट्टराई साहब ने पूछा कि बालेन द्वारा अब तक किसी सार्वजनिक मंच को संबोधित ना करने का क्या अर्थ हो सकता है. अब इसे ऐसे समझ लीजिए कि मीडिया को नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सार्वजनिक मंच पर आकर लोगों को तो करते रहे, लोगों को तो पता रहे क्या चल रहा है ओली उनके मन में. हमको ओली जी जो है वो बहुत अनपॉपुलर है पिछले के कुछ सालों में, क्योंकि उन्होंने बहुत बात किया, उन्होंने बहुत सवाल के जवाब दिया. लेकिन बालेंद्र की स्ट्रैटेजी हो सकता है, क्योंकि इफ आपके पास सवाल है, सवाल के आंसर देना पड़ेगा. वो आंसर देने के बाद कुछ कंट्रोवर्सी आ सकता है, कुछ क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है. सो उनके ये बहुत स्ट्रैटेजी हो सकता है कि क्रिटिसिज्म के भागने के लिए ये स्ट्रैटेजी हो सकता है. बिल्कुल हो सकती है. बहुत बहुत शुक्रिया विराट जी, वक्त देने के लिए, काठमांडू से जुड़ने के लिए और इतनी बेबाकी से जवाब देने के लिए. नितिन जी, थैंक यू सो मच. एक्चुअली I told to speak in English, but actually I was talking to Aaj Tak. I had to talk in Hindi. So I'm extremely sorry for my very bad Hindi. नहीं, इतनी अच्छी हिंदी आपने बोली, इतनी सरलता से आपने समझाया, सच में आपकी तारीफ बनती है. सच में Thank you so much for अंग्रेजी हिंदी दोनों encouragement. आपकी बहुत बढ़िया है. Thank you so much भाई जी. बहुत बहुत शुक्रिया. फिर मुलाकात होगी जब बालेंद्र शाह बोलेंगे और मन की कुछ खोलेंगे, तो फिर होगा हमारे पास कुछ ना कुछ सवाल पूछने के लिए. मसाला फिर आऊंगा मैं और फिर आपसे बात होगी. कोशिश कीजिए कभी दिल्ली आना हो तो स्टूडियो में बात हो जाए. अच्छा और अगर भाई हम कभी आ गए, न्योता मिल गया, श्योर, तो हो सके काठमांडू में महफिल जमे. आपके स्वागत है काठमांडू में भाई जी. मैं 24/7 रेडी है. बहुत बहुत शुक्रिया विराट भाई. थैंक यू सो मच. पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स में जैसा आपका आदेश था वैसा किया हमने. काठमांडू से पत्रकार को जोड़ा और वह लगातार बालेंद्र शाह की सरकार को भी फॉलो कर रहे हैं और वर्ल्ड अफेयर्स को लेकर भी विराट बहुत सक्रिय रहते हैं. आप उनके लेख इधर उधर पढ़ सकते हैं. मेरा ख्याल है मैंने तो सारे सवाल पूछे. अब उन्होंने जो जवाब दिए उस पर आपकी क्या राय है बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, खुला हुआ है, सारे कमेंट पढ़ते ही हम. तो बहुत बहुत शुक्रिया इतने धैर्य से देखने सुनने के लिए. पढ़ाकू नितिन वर्ल्ड अफेयर्स चैनल सब्सक्राइब अब भी ना किया हो तो अब कर लीजिए. थैंक यू सो मच.